हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम में समझिए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे और आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपके मोस्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और ये सारे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पिछले साल के पूछे गए, पिछले 5 से 7 सालों में पूछे गए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। और पूरी संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी, या फिर 1789 में हुई थी, या 1914 में, या 1939 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति आपसे पूछ रहा है कब हुई थी। सभी को पता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति, पहली क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है असीमित राजतंत्र था, बी दिया है सीमित राजतंत्र, सी दिया है प्रजातंत्र, और डी दिया है आपके पास गणतंत्र। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है जर्मनी से, बी दिया है आपके पास इटली, सी है फ्रांस, और डी आपके पास दिया हुआ है इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इस पे क्या सही आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस से था। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए दिया है आपके पास इंग्लैंड, बी दिया है अमेरिका, सी दिया है फ्रांस, और डी दिया है आपके पास रूस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस से। सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? फ्रांस से हुआ। कब से हुआ? 1789 की क्रांति के फल स्वरूप राष्ट्रवाद का प्रारंभ शुरू हो जाता है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में होती है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, या फिर 1925 ईस्वी में हुआ था? तो हम देखते हैं, चौरी चौरा कांड घटित होता है 1922 ईस्वी में। और आपसे पूछता है कि असहयोग आंदोलन जो था वो किस घटना से बंद हो जाता है? तो असहयोग आंदोलन बंद होता है चौरी चौरा कांड के बाद। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस घटना से असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, तो क्या बताएंगे? चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1904 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1857, और ऑप्शन डी दिया है आपके पास 1855। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1885 में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी ऑप्शन दिया है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दिया है आपके पास महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन दिया है आपके पास सुभाष चंद्र बोस। क्या सही हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। और किस आंदोलन का कॉन्सेप्ट हमको हिंद स्वराज से मिलता है? तो क्या बताएंगे? असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, असहयोग की बात इन्होंने किस पुस्तक में की थी? हिंद स्वराज में। 1905 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद फिर महात्मा गांधी जो है 1919 में जाकर के 1920 के आसपास ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1920 में ये अधिवेशन में पारित करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में, और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। चलिए
अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले का, बी ऑप्शन दिया है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन दिया है आपके पास महात्मा गांधी। किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ए, बी, सी या फिर डी? किसने कहा था ये बात? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन सी है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है आपके पास रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्या सही हो जाएगा? वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? क्या हो जाएगा? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रिंडरपेस्ट एक तरह की बीमारी है। आपसे क्या कह रहा है इसका दूसरा नाम? ऑप्शन ए है प्लेग है, बी दिया है मवेशी प्लेग है, डी सी ऑप्शन आपके पास महामारी है और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्या सही हो जाएगा? रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? एक तरह का मवेशी प्लेग है। प्लेग है लेकिन ये सिर्फ जानवरों में होता है, मवेशी प्लेग है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारे पास कह रहा है, वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दिया है आपके पास ब्रिटेन में, बी दिया है आपके पास अमेरिका में, सी दिया है आपके पास फ्रांस में और डी दिया है आपके पास भारत में। बताइए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए, बी, सी या फिर डी? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका सही होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा अजैवीय संसाधन है? इसमें से क्या अजैवीय संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे और मछलियां। इसमें से अजैवीय संसाधन क्या हो जाएगा? बताइए ए, बी, सी या फिर डी? ये सारे ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चट्टाने किस में आती हैं? अजैवीय में आती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी है आपके पास राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है आपके पास झारखंड। इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या फिर झारखंड है? बताइए क्या सही हो जाएगा? काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, आपके पास हो जाएगा ए, बी, सी, डी में से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। मुख्य रूप से हमको महाराष्ट्र में काली मृदा देखने के लिए मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, किसमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है कहाँ पर? सीढ़ीदार को ही हम सोपानी कृषि कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका पंजाब, बी दिया है उत्तर प्रदेश के मैदान में, सी दिया है हरियाणा में और डी दिया है आपके पास उत्तराखंड में। कहाँ पर सोपानी कृषि या फिर किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? आपका सही होगा ऑप्शन डी। हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पर समतल मैदान है और सीढ़ीदार कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी दिया है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी है आपके पास ब्रह्मपुत्र घाटी में और डी दिया है थार रेगिस्तान में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, कहाँ पाई जाती है?
तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो पठारी क्षेत्र में, आप देखते हैं दक्कन के पठार पे पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, कर्तन और दहन। कर्तन और दहन कृषि, जिसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं, ये किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन और दहन कृषि, जिसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है यूपी, बी है आपके पास राजस्थान, सी है आपके पास उत्तराखंड और डी है मिजोरम। कहाँ पाई जाती है? कर्तन और दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिजोरम में। कर्तन और दहन कृषि कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल आपके पास है ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी दिया है मोटे अनाज, सी दिया है आपके पास ज्वार और डी दिया है आपके पास चावल। फलीदार फसल कौन सी होती है? देखिए ए, बी, सी या फिर डी। दाल हो सकती है, मोटे अनाज हो सकते हैं, ज्वार है या फिर चावल है। फलीदार फसल दालों को कहा जाता है। देखिए चना है, मटर है या फिर अरहर है, ठीक है, ये सारी फलीदार फसलें हैं और मुख्य रूप से जो दालें हैं हमारी वो फलीदार फसलों में आती हैं। उड़द की दाल है, सारी दालें कैसे आती हैं? फलीदार फसलों में। चलिए अगला प्रश्न है आपके, फलियां उसकी होती है ना, तो उसी को हम कहते हैं फलीदार फसल। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल, बी दिया है आपके पास केरल, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है आपके पास राजस्थान। क्या सही हो जाएगा इसमें? ए, बी, सी या फिर डी? जूट उत्पादक राज्य, जूट उत्पादक राज्य है आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका कि इसमें से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल है? जायद फसल पूछ रहा है, कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल है? ऑप्शन ए है धान, बी है गेहूं, सी ऑप्शन है आपके पास तरबूजा और डी ऑप्शन है आपके पास चना। सॉरी हाँ सही हो गया, चना और तरबूजा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? इसमें से जायद फसल कौन सी है? धान है, गेहूं है, चना है, तरबूज है। ठीक, तो हम देखते हैं गेहूं कहाँ है? रबी की फसल है और धान क्या है? खरीफ की फसल है। इन दोनों के बीच में जो बोई जाती है उसे हम कहते हैं जायद की फसल। ठीक है, चना तो गेहूं के साथ है, ये भी रबी में चला जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाता है, तरबूज। जितनी भी सब्जियां हैं वो कब बोई जाती हैं? वो ये जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए गर्मी वाली जो जून या मई और जून के समय में बोई जाती हैं उसी समय काट ली जाती हैं, धान के हो जाने के नहीं, गेहूं के हो जाने के बाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है आपके पास राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है आपके पास उत्तर प्रदेश। क्या सही हो जाएगा? तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है ए, बी, सी या फिर डी? बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें? इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एमपी। ठीक है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एमपी है। अगला प्रश्न है आपके पास, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है, ऑप्शन ए दिया है शीशे का, बी है तांबे का, सी है आपके पास जस्ते का और डी है आपके पास एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है शीशे का, तांबे का या फिर जस्ते का या फिर एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क जो है वो है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका बना है? एल्यूमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा खनिज आधारभूत है? इसमें से कौन सा खनिज आधारभूत है? क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें से? मैग्नीज है, अभ्रक है, लौह अयस्क है या फिर ऑप्शन डी आपके पास दिया गया है तांबा। इसमें से कौन सा खनिज आधारभूत है? ए, बी, सी, डी में से क्या सही हो जाएगा? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो
इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लौह अयस्क। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, सत्ता में साझेदारी है? ऑप्शन ए है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ऑप्शन बी है आपके पास शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। किसके मध्य बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें? बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है इसके किसके किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी है। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण सम्मिलित है किसमें? विधायिका है, कार्यपालिका है, आपके पास न्यायपालिका है और राष्ट्रपति है। बताइए सत्ता की क्षैतिज वितरण सम्मिलित है ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 दिया है, इसके बाद दिया है आपके पास कूट, इसमें से आपको छांटना है, पहला और दूसरा होगा केवल, बी ऑप्शन में दिया है पहला और तीसरा होगा केवल, सी ऑप्शन में दिया है पहला दूसरा और तीसरा होगा, डी में दिया है आपके पास ये सभी। क्या सही हो जाएगा बताइए क्या सही हो जाएगा? तो क्षैतिज वितरण जो है उसमें विधायिका आती है, कार्यपालिका आता है और न्यायपालिका आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन होता है। ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है, ऑप्शन बी है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच होता है, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य होता है, ऑप्शन डी है आपके पास व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य होता है। क्या कह रहा है? संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली आपसे पूछ रहा है इसके अधिकारों का विभाजन किन किन के मध्य होता है। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है ना उसके अधिकारों का विभाजन होता है संघ एवं राज्य की इकाइयों के मध्य में, संघ और राज्यों के मध्य में इसका विभाजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां आपसे पूछ रहा है किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए दिया है राज्य को, बी दिया है आपके पास संघ को, सी दिया है ए और बी दोनों को, डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? ए बी सी या फिर डी? तो हम देखते हैं किसको प्राप्त है। राज्य सूची होता है और संघ सूची होता है, तो संघ को, संघ सूची को प्राप्त है या राज्य सूची को या फिर दोनों को? तो केवल संघ सूची को प्राप्त है। राज्य के जो काम है वो राज्य को, राज्य की शक्तियां, और संघ की जो केंद्र की शक्तियां हैं वो संघ सूची पर, जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, जिन पर राज्य, और कुछ ऐसी हैं जो बची, और कुछ हैं जो समवर्ती सूची में हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। और जो अवशिष्ट शक्तियां, कुछ बची हुई जो शक्तियां हैं जो कि इन तीनों में नहीं है, वो किसको प्राप्त हैं? उन पर अधिकार है संघ सरकार का या संघी सूची का, ठीक है। तो उन पर संघ, केंद्र उन पर जो है केंद्र उन पर कानून बना सकता है, ठीक है, केंद्र उन पर कानून बना सकता है। तो 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती में ऐसे विषय जो दोनों पे आते हैं, जैसे शिक्षा का विषय हो गया, ठीक है, और राज्य में आता है जिस पर केवल राज्य का अधिकार होता है, और संघ में जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। अवशिष्ट शक्तियों में वो जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संघ सरकार को प्राप्त हैं। तो कुछ बचे हुए ऐसे काम जो यहाँ तीनों में किसी के पास नहीं, वो संघ सरकार उसको ले लेगी, ठीक है। चलिए अगला है कि इसमें से कौन संघीय सूची का विषय है, आपसे पूछ रहा है। रक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा, इसमें से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा? इसमें से क्या है जो संघीय सूची का विषय है, बताइए।
क्या हो जाएगा? संघीय सूची का विषय। तो संघीय सूची का विषय हो जाएगा आपका रक्षा। रक्षा जो है वो केवल संघ का अधिकार है, शिक्षा तो समवर्ती में आ जाता है। ठीक है, अगला है आपके पास धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। बी ऑप्शन दिया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। सी दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। डी है सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, या जो राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं वो किस तरह से चलते हैं? वो धर्म को कोई स्थान नहीं देते, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करते हैं कि एक राष्ट्र में एक ही धर्म होगा, या फिर बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता देते हैं। जो सबसे अधिक है, जिसकी संख्या सबसे अधिक है, केवल उसी के धर्म को मान्यता देते हैं, या फिर डी दिया है सभी धर्मों को समान समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वे धर्म को कोई स्थान नहीं देते, ये भी नहीं है, और एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत होगा, और ये भी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है कि जो सबसे अधिक संख्या में है उसी के धर्म को स्वीकार करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, और सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं करेगी, और सभी धर्मों को लोगों के द्वारा समान समझा जाएगा, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, या फिर नेपाल का? ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा बताइए। किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है, वो देश है आपका ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पड़ोसी देशों से कह रहा है, पड़ोसी देशों से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से अधिक अच्छी है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी आपके पास दिया है श्रीलंका, सी दिया है नेपाल, और डी ऑप्शन दिया है आपके पास ये पाकिस्तान। क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? मतलब ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से क्या सही हो जाएगा? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है और पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है, किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की, क्योंकि वहां का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का जो विकास होता है वो किस आधार पर हम निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए दिया है आपके पास प्रति व्यक्ति आय, बी है औसत साक्षरता दर, सी है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और डी है आपके पास उपरोक्त सभी। सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वो इन तीनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और उस देश के लोग साक्षर कितने हैं, साक्षरता दर क्या है, और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी दिया है आपके पास 1980, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है आपके पास 1950। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 1970 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है मछुआरा, बी है आपके पास शिक्षक, सी है डाकिया, और डी है आपके पास व्यापारी। बताइए क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा व्यक्ति है जो कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसमें क्या दिया है? मछुआरा है, शिक्षक है, डाकिया है, व्यापारी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ठीक है, मछुआरा। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है, कृषि हो गया और भी जितने कार्य हैं उसके लेवल के सब क्या हो जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए अगला है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। एक वस्तु का अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है वो सम्मिलित है, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। एक वस्तु का सामान्यतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। कौन कौन से क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। ऑप्शन ए दिया है रोजगार की शर्तों के आधार पर, ऑप्शन बी दिया है आपके पास आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, ऑप्शन सी दिया है आपके पास उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन डी दिया है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। किस आधार पर विभाजित किया गया है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। जो हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है वो किस आधार पर विभाजित है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1986 में, बी है 1995 में, सी है वर्ष 1901 में और डी है वर्ष 1904 में। विश्व व्यापारिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने किसका जीवन स्तर सुधारा है। ऑप्शन ए है सभी लोगों का, बी है विकसित देश के लोगों का, सी है आपके पास विकासशील देश के श्रमिकों का और डी ऑप्शन दिया है इनमें से किसी का भी नहीं। किसका जीवन स्तर सुधारा है, वैश्वीकरण ने किसका जीवन स्तर सुधारा है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित देश के लोगों का। विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारा है। कैसे, क्योंकि उनके पास पैसे अधिक थे और इसलिए उन्होंने उद्यम लगाए, इसलिए उन्होंने औद्योगिकीकरण किया और जहां उद्योग लगा मतलब कि वहीं वैश्वीकरण हुआ। ठीक है, और वहीं वैश्वीकरण हुआ मतलब वहां की स्थिति जो है और सुधर गई, इसलिए वैश्वीकरण में किसका जीवन स्तर अधिक सुधरा, तो विकसित देशों का सुधरा। ठीक, चलिए आपसे पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1982 ईस्वी, ऑप्शन बी है आपके पास 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1984 ईस्वी, ऑप्शन डी है आपके पास 1986 ईस्वी में। कब लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब लागू किया गया था। सही हो जाएगा आपका वर्ष 1986 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन सी है सिविल सेवा दिवस और ऑप्शन डी है जनसंख्या दिवस। बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा। 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर अभी बीता ना, 24 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, खाद्य सुरक्षा में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में, सिविल सेवा में या फिर आपसे कह रहा है जनसंख्या में। ये सारे ही प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि पूछा ना गया हो आपसे एग्जाम में 2 से 3 बार। उन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता
दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है प्रश्न आपके पास, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर ब्रिटेन से? किसका कहाँ से संबंध है? ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था या फिर ब्रिटेन से था? बताइए किससे था? तो ऑटोमन बिस्मार्क का जो संबंध था वो था ऑप्शन बी, जर्मनी से। हम देखते हैं वो कहाँ, जर्मनी के एकीकरण में। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो किया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से, ऑप्शन बी है समाज के द्वारा दी गई स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से, ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से, और ऑप्शन डी है आपके पास लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो किससे होता है? बताइए, जब हमारा अभिप्राय होता है वो किससे होता है? ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक है? ये आपको बताना है ABCD में से क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन ए 1814 में, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी है 1816, ऑप्शन डी है आपके पास 1817 ईस्वी में हुआ था। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में, ठीक है, 1815 ईस्वी में। आज के प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक। और क्लास के बाद आप जब क्लास देख लेंगे, सारे प्रश्नों को कर लेंगे, तो आप इस प्रश्न को बताएंगे। ये आपकी तार्किक क्षमता पर, आपकी सोचने की शक्ति पर निर्भर करता है कि लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो जैविक अंतर होता है उसे आप समझ रहे हैं, या फिर जो समाज ने स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाओं में बांधा है उसको समझ रहे हैं, या ये दोनों ऑप्शन तो नहीं समझेंगे, ठीक है। ए और बी में से कंफ्यूजन होगा, आपको सही आंसर बताना है, सोच के सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के तब जाना है क्लास के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है ABCD में से क्या सही आंसर होगा। और ये सारे ही प्रश्न, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कोई भी ऐसे प्रश्न हो या जो भी प्रश्न आपसे नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से करिए, दोबारा से करिए, ताकि याद हो जाए। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, और लगभग तो यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।